स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से राज्य सरकार ने अभी देश के बाकी हिस्सों से और 3 घंटे ज्यादा यहां पर 6 घंटे की छूट दी है, लेकिन कई जगह लोग भीड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में राज्य में कर्फ्यू लग जाए। राज्य मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि अगर लोगों ने सामाजिक दूरी की बात नहीं मानी और भीड़ भाड़ लगाकर बाजारों में गए तो फिर उनके पास कर्फ्यू लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। न्यूज 18 ने धन सिंह रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, तो बता रहे जनता को कि जो 6 घंटे का वक्त आपको दिया गया, बहुत होते हैं 6 घंटे, तो आराम से जाइए, एक एक करके जाइए, तसल्ली से सामान खरीदे, दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर जनता ऐसा नहीं करती है तो फिर राज्य सरकार कर्फ्यू भी लगा सकती है। तो राज्य के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो चिंता बढ़ा रही हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। लोग भीड़ में जुटे थे, तो जब सरकार ने देखा कि भीड़ हो रही तो सरकार को लगा शायद 6 घंटे का अगर वक्त दे दिया जाए तो लोग तसल्ली से एक एक करके घर से बाहर निकलेंगे, जिससे बाजारों में या इधर उधर भीड़ कम होगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसे निकल रहे हैं दल में और एक दूसरे से दूरी बना नहीं रहे हैं, तो इससे कोरोना की स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। तो आज पूरा वॉच कर रही है सरकार। अगर उसे लगा कि इससे भी हालात नहीं सुधर रहे हैं तो फिर राज्य में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कोरोना के खतरे के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी। जो लोग अभी भी कहीं आए अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहे, छिपे हुए हैं, उन लोगों को अब बात आ रही है, केंद्रीय सेंटर सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से उन्हें बाहर निकाला जाए। आप लोग भी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने अभी 14 तारीख तक पूरे प्रदेश में आवाजाही बंद की है और कल मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयोग किया था कि 1 बजे तक जो आवश्यक चीज़ें थी उनका बाजार खुला किया था। और कल मैंने देखा कि लोगों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से सामान खरीदा है। अगर पहले तो यह है कि उत्तराखंड के लोग बहुत समझदार हैं, जानते भी हैं, मान गए तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी विचार कर रहे हैं कि अगर बहुत दिक्कतें होंगी तो कर्फ्यू लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे लोग व्यवस्थित भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं सारे देश की परिस्थितियों को, पूरे विश्व की वो न्यूज़ें देख रहे हैं। और जो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे, एक बड़ी राहत हमारी सरकार ने दी है कि जो मजदूर हैं, बेसहाय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके घर में कमाने की दिक्कत है, उनको जो है अन्न वितरण किया जाएगा। जहाँ जहाँ अनाज नहीं दिया जा सकता वहाँ हमारे पार्टी के लोग भी जो है भोजन व्यवस्था बना रहे हैं। हम लोगों ने भी कई जगह भोजन व्यवस्था बना दी है और अब धीरे धीरे सामान्य स्थितियाँ होती जा रही हैं। लेकिन इसमें घबराने की कहीं ज़रूरत है नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों पे जो है इस महामारी से निपटने के लिए अपने आप में एक बड़ा कवच है कि हम लोग गतिशील भी रहते हैं और भगवान की बड़ी कृपा हम लोगों पे है। आपके ऊपर एक चुनौती ये भी रहेगी, जो गैस सिलेंडर तमाम जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे, सुदूर इलाकों में राशन अभी कई जगह, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें अभी खाली हैं, ये भी आप लोगों को बतौर मंत्री चैलेंज रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोग दौरा करने जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि जो कि बेसिक चीज़ें इंसान के लिए हैं, और उसमें राशन से लेके, दवाई से लेके, गैस सिलेंडर से लेके सारी व्यवस्थाएं हम लोग जायजा लेंगे इसका। और वैसे तो लगभग एक दिन में 200 फ़ोन हम लोगों को आते हैं और एवरेज हम सब लोगों से पूछते हैं कि भाई दिक्कत क्या है। लेकिन गैस की भी कहीं किल्लत है नहीं, 3-3 सिलेंडर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब फ्री में देने की बात हो गई है। राशन की कहीं दिक्कत नहीं है और राशन भी हमारी सरकार ने कहा कि 2 या 3 महीने के लिए हम राशन गरीब लोगों को एक मुश्त देने वाले हैं। तो जहाँ भी कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर मोर्चा जरूर संभालेंगे। साथ ही सरकार के मंत्री सभी जिलों में मोर्चा संभालेंगे। आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप घर में रहें, आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं, चाहे खाने पीने के सामान की हो, चाहे गैस की हो, वो सरकार करेगी। वहीं सरकार अब इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात लोगों ने नहीं मानी, अगर लोग खुद सामने नहीं आए, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि वो कहीं बाहर से आए हैं, तो फिर उस हालत में कर्फ्यू लगाने पर उत्तराखंड में विचार किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अनुराधा रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है। अगर आप बेजा इस्तेमाल करेंगे इन 6 घंटों का तो कर्फ्यू लग सकता है। तो इसलिए जितना समय आपको मिल रहा है सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। फिलहाल इन सबके बीच में एक अच्छी और राहत भरी खबर आई। आईएफएस के जिन भी अधिकारियों को 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रखा गया था वो खत्म हो गया है।
तो 59 आईएफएस अधिकारी थे। दरअसल राज्य का पहला मामला यही था कोरोना का, जिसमें एक आईएफएस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद 2 और आए थे। हालांकि अब जो कोरोना पॉजिटिव थे वो भी रिकवर हो चुके हैं, वो भी स्वस्थ हो चुके हैं। और अच्छी बात ये भी रही कि इन 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में 59 आईएफएस अधिकारियों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं मिले, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। और 20 मार्च से फॉरेस्ट एकेडमी में लॉकडाउन है। इन्हीं के साथ ही जो ठीक हो चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि इन 14 दिन के जो आइसोलेशन का पीरियड था, इनमें किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। तो जहां राज्य से दूसरे राज्यों के मजदूर पलायन कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। तो उन्हीं लोगों पर निगरानी करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें देश भर में जहां जहां उत्तराखंड के लोग हैं उनसे कॉल करके अलग अलग माध्यमों से संपर्क किया जा रहा है, उनकी परेशानी सुनी जा रही है और उसका हल निकाला जा रहा है। तो पुलिस लाइन का एक कंट्रोल रूम है, जो देखिए आप कैसे फंक्शन कर रहा है। 24 घंटे खुला है, जहां पर पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, और जो भी फोन कॉल उत्तराखंड के लोगों के आ रहे हैं उन्हें अटेंड कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे यहां पर काम हो रहा है, कैसे लोगों को मदद दी जा रही है, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, देखिए जरा। कोरोना वायरस से पूरा देश, समाज जंग लड़ रहा है और इसमें फोर्स का बड़ा मददगार साबित हो रही है। और इस वक्त हम देहरादून के एक ऐसे पुलिस लाइन में मौजूद है जहां पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां पर पूरे देश भर से कॉलें आ रही है। इसमें 30 डेस्क बनाए गए हैं और एक डेस्क पे एक बार फोन लाइन 30 कॉल लाइन कर सकती है। तो यानी यहाँ पर लोग फोन कर रहे हैं, कोई फंसा है, किसी को आने जाने की दिक्कत है, राशन नहीं है, किसी के बच्चे कहीं और फंसे हैं, तो यहाँ पर फोन की जा रही है और यहाँ पर मदद की जा रही है। यहाँ पर 4 लेयर है। पहली लेयर ये है कि इनके कॉल आ रही है, अगर ये भी सॉल्व नहीं कर पाते तो उसके बाद यहाँ पर जो सीनियर रैंक है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उनकी अगर सॉल्व वहाँ पे भी नहीं होती तो इसके बाद जो यहाँ पे इंचार्ज है लोकजीत, यहाँ पे डिप्टी एफसी है, वो है, फिर एंड फोर्थ है। तो हम जानते हैं कि क्या है इस कॉल सेंटर का काम और किस तरीके से काम कर रहा है। सर, इस वक्त तो हालात अंडर कंट्रोल है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। आप किस तरीके से यहाँ पे कॉल हैंडल कर रहे हैं और क्या इस कॉल सेंटर का मकसद है? देखिए, हमने दोनों तरह के हालातों की, जो अभी के हालात हैं और आने वाले अगर बिगड़ते हैं, उस हालात की भी पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ पर हमने 30 लाइन खोली हैं। पहले यहाँ 14 लाइन थी, फिर लोगों की मदद के लिए इतनी ज़्यादा वो आ रही थी कि हमने को उसको 30 करना पड़ा। तो ये लगातार लाइन चल रही है और हमारी टीम लगातार लोगों की हेल्प कर रही है, काउंसलिंग कर रही है और उनको लॉकडाउन करने का पालन करने के लिए भी नियमों का से अवगत कराया जा रहा है। यहाँ 3 तरह की डेस्क हैं, फोन सुनने वाले हैं, फिर अगर उनसे वो नहीं हो पाता है, सोल्यूशन नहीं हो पाता, तो फिर हमारी नेक्स्ट टीम है। फिर स्टेट के, पूरे स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर हैं जो फाइनली उसके सॉल्यूशन कर देते हैं प्रॉब्लम का। किस तरह की कॉलें आ रही है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ आया था और मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, मैं रेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे किसी तरह से वापस स्टेट बुला लिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को हम यही बता रहे हैं कि आप यथासंभव कोशिश करें। अभी लॉकडाउन पीरियड बहुत लंबा नहीं है, आप यथासंभव वहीं रहें और अगर आप उत्तराखंड आएंगे तो यहाँ भी 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि काम बहुत ज़्यादा है, लोड भी पड़ता है, किस तरीके से आपने यहाँ पे जो जवान है, अधिकारी है, किस तरीके से स्टाफ क्या चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने इनको यहीं खाने पीने की व्यवस्था करी है, पूरा उसको सैनिटाइज किया हुआ है और पूरे प्रिकॉशंस के साथ काम हो रहा है। बाकी पुलिस को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है। 24 घंटे है और बहुत अच्छा ही टीम हमारा काम कर रही है, मन से काम कर रही है। और हमने यही कहा है कि ये लोगों को, हमारे एसएसपी और हमारे डीआईजी सर और एसएसपी सर ने ये कहा है कि ये लोगों को हेल्प करने का एक अवसर है, इसे हमें लोगों की बहुत एक कदम आगे बढ़ के हेल्प करनी है। बहुत शुक्रिया। तो ये पुलिस के जवान 24/7 यहाँ पर काम कर रहे हैं, कॉल सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस के जवान सड़कों पर सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, भीड़ को नियंत्रण कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कॉल सेंटर में लोगों की समस्या सुन रहे हैं। अब उन लोगों के लिए खासकर एक संदेश है जो लगातार इस लॉकडाउन में भी बाहर जा रहे हैं, तो कम से कम इन पुलिस वालों की तरह कम से कम घर में रुके और कम से कम सरकार को अपने तरीके से सहयोग करें। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो जो उत्तराखंड के लोग राज्य से बाहर हैं उनके लिए मदद यहाँ पर हो रही है, लेकिन वो लोग जो दूसरे राज्य के और उत्तराखंड में काम करने के लिए आए थे उनका क्या हाल है वो आपको बताते हैं। तो बिहार से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए थे और वो मजदूर जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य में लगे थे उन्होंने भी अब यहाँ से पलायन शुरू कर दिया है। और आप हैरान रह जाएंगे, ये लोग केदारनाथ से पैदल चलकर देहरादून पहुंचे। जी हाँ, हालत ऐसे हैं
कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था और पैदल ये लोग पहले देहरादून पहुंचे और फिर सहारनपुर के लिए निकले हैं। भूखे प्यासे हैं, खाने के लिए कुछ बिस्किट के पैकेट हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन मजबूरी जो ना कराए, केदारनाथ से पैदल ये लोग अब सहारनपुर के लिए निकल पड़े हैं। अजी प्रशासन ने वहाँ से जाना ट्रक में बैठवा दिया, आगे उतर के फिर वहाँ से पैदल चल लिए, फिर आगे वो तक का मिला, फिर प्रशासन ने आगे बैठवा के फिर आगे बैठवा दिया, फिर कुछ पैदल चल लिया, भी पैदल आ रहे वहाँ से यहाँ तक आगे प्रशासन ने जाना, फिर कहा आगे चलो जो पैदल जाओ, आगे कोई और मिलेगा फिर देखेंगे, नहीं मिला पैदल यात्री है ही। तो खाने पीने का क्या हो रहा है? खाने पीने कुछ नहीं आया जी, सिर्फ जाना एक आधा बिस्कुट ले रखा, वो भी रास्ते में तो जाना श्रीनगर वालों ने जाना, बोल रहा ले बिस्कुट को पकड़ लो वो खाए। एक रास्ते में तो जाना थोड़े चावल से बांट रहा था, वो चावल खाए। कहाँ जा रहे हो आप? बैठ के पास है शाहपुर गांव। सहारनपुर? जी सहारनपुर। और वहीं कश्मीर के 42 लोग रामनगर में फंसे हुए हैं, जिन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर भेज दिया जाए और एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दावों के बीच फिलहाल इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। हम लोग यहाँ फेरी करते थे, 4-5 महीने से हम यहाँ हैं। अब ये अचानक लॉकडाउन हुआ, कोई पता ही नहीं चला, हमको घर जाना था। अब पैसा वैसा हमारा जो था वो लोगों के पास उधार था, वो भी नहीं मिल रहा है। हमारे पास यहाँ बिल्कुल नहीं रहने के लिए कुछ है, न पैसा है, न खाने के लिए। आज 4-5 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं एसडीएम साहब के पास, लेकिन यहाँ हमसे कोई पूछता ही नहीं है। रास्ते में पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, बस इतना ही मिला हमको यहाँ आज तक। तो कोई उत्तराखंड का रहने वाला, किसी भी राज्य का, जो देश का कोई भी व्यक्ति परेशान ऐसे ही हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ऑल वेदर रोड के निर्माण में जुड़े हैं। तो ज्यादातर मजदूर बाहर से आते हैं, तो रुद्रप्रयाग में भी ये लोग पैदल चलकर ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। उनका कहना है कि जो ठेकेदार था उसने काम बंद होते इनको हटा दिया और 300-300 रुपए थमा दिए और घर जाने के लिए कह दिया। आप सोचिए 300 रुपए में ये लोग कहाँ से पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचेंगे। तो भूखे प्यासे ये लोग पहुंचे हैं, 200 किलोमीटर दूर सहारनपुर में अपने घरों के लिए निकल पड़े। हालांकि जिला प्रशासन कह रहा था कि वो खाने पीने का सामान मुहैया कराएगा, लोगों के आने जाने की व्यवस्था। फिलहाल ऐसे कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहे। कैसे जा रहे हो? पैदल जी। पैदल जा रहे हो यहाँ से? कितना किलोमीटर है? होगा 250। हाँ? 250 तो होगा वहाँ से, चंद्रपुर से वहाँ तक 250। हम उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों को वापस भी भेज रहे हैं। जो हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं यहाँ पे, उस व्यवस्था उनकी खाने पीने की व्यवस्था और रहने के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। तो लेकिन कुछ तो इधर उधर से निकल जा रहे हैं। वहीं टिहरी में भी ऐसे ही बड़ी संख्या में मजदूरों का जत्था निकल पड़ा है अपने घर की तरफ। 3 दिन से भूखा प्यासा ये टिहरी से नजीबाबाद के लिए रवाना हो गया, तो 200 किलोमीटर की दूरी इन्होंने भी पैदल चलकर भूखे प्यासे तय की है। तो अलग अलग इलाकों में जो भी मजदूर काम में लगे थे, खासतौर पर ऑल वेदर सड़क के जो निर्माण हो रहा है या फिर केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन हुआ ठेकेदार ने अपना काम बंद कर दिया और इनको हटा दिया। अब इनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पैसे भी नहीं है इनके पास और कोई साधन भी नहीं है, तो ऐसे ही भूखे प्यासे ये लोग पैदल अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। तो ये वो तबका है जो मेहनत मजदूरी करता है और इनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के हैं या फिर बिहार के हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में पहुंचे थे। तो इस वक्त कोरोना के खिलाफ पूरे देश में एक तरह से जंग लड़ी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का हौसला बढ़ाए जो कोरोना से लड़ने में समाज की, देश की मदद कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनका हौसला प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। इन सब के बीच पुणे की एक नर्स से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है। तो कोरोना वॉरियर से प्रधानमंत्री ने बात की है और नर्स से बात की है, हालचाल जाना, मनोबल बढ़ाया और पूछा कि किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। तो पुणे के नायडू अस्पताल में नर्स हैं जिनका नाम छाया है और उन्होंने कहा है कि पूरे देश को आपके जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। तो नर्स जो शायद कभी सोच भी नहीं रही होंगी कि प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे, तो एक किसी से बात कर देना, उसका हौसला बढ़ा देना अपने आप में बहुत हिम्मत देता है। तो ऐसे में छाया भी काफी खुश है, उत्साहित है और वो कह रही है कि पूरे देश को आपके जैसा, पूरे विश्व को आपके जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। तो वो वॉरियर्स हमारे, वो योद्धा जो इस वक्त कोरोना को हराने में जुटे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हेलो। हाँ, हेलो सर। नमस्ते सिस्टर छाया।
थँक्यू सर. नमस्ते. तुम्ही कशा आहात? आम्ही ठीक आहे सर. आणि तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर. अब बताइए, आप अपने परिवार को अपनी सेवा भाव के प्रति कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो सर. तो परिवार को भी चिंता होती होगी. होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन चिंता तो करनी होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर. सेवा देने की है. इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है. जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे. हाँ, बहुत डरे होते हैं. एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है. ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं और जो 9 पेशेंट है वो तो बहुत अच्छे हैं. वही बताते हमको कि पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है. डरने का तो नहीं है. हम उनके जाके उनको दवाई देती है, सब बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो मन में रहता है उनका, लेकिन हम वो डर निकालते हैं. अच्छी तरह बात करते हैं जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद. पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे, क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है. पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर. हाँ, सिर्फ पेशेंट क्वारंटाइन है ना, तो उनसे तो बात नहीं होती. हाँ, पेशेंट के परिवार को मत आने दो. नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना. हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते थे, सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना. आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है. तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है. उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है. ये ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का. ये चलिए सिस्टर, मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं. आप जिस हिम्मत से जुटी हुए हैं, और आपकी तरह देश की लाखों हमारी सिस्टर्स अस्पताल में हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से एक तपस्वी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके. धन्यवाद जी. सर, एक आपको ये हमारे हॉस्पिटल और मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आपके लिए आदरणीय आपको ये करता है, सैल्यूट मारता है कि तुमने ये किया. हमारे इतने छोटे से देश के छोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये किया, पूछताछ की. इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपका तहे दिल से आभारी हो और आभारी रहूंगा. मेरा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के लड़ाई जीतनी है. हाँ, वो तो है, लेकिन सर मेरी ड्यूटी कर रही है. आप तो पूरा 24 घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं. वो तो तुम्हारा ये हमको ये मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए. नहीं, मैं कर्तव्य है, आप लोग मुझसे ज्यादा करते हैं. नहीं सर, हमारे लिए तो तुम भी हमारे देवता है और पूरे देश को तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए. परमात्मा आपको भी शक्ति दे और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ये समय ऐसा है सबको मिलजुल कर काम करना. कहीं ना कहीं अगर आप लगातार काम में लगे रहते हैं तो थकान भी होती है. तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो इस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं.